इस पार्ट से पहले जो मैंने जस्ट पहले जो पार्ट कराया था उसमें मैंने यहाँ एक टेबल बनवाई थी, एक टेबल बनाई थी जिसमें 4 कंडीशन वाले सवाल थे। ठीक है, अब उन्हीं को हम ध्यान में रखकर इन सवालों को सोल्व करेंगे। ये थोड़े से उनसे एडवांस है। ठीक है, सवाल में है कि 450 रुपये प्रति किताब की दर से 14 किताबों को बेचा गया और 4 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जिस बच्चे ने इससे पहले वाला पार्ट देखा हुआ है उसको ये डायरेक्ट समझ आ जाएगा, और जिसने नहीं देखा हुआ तो वो एक बार उस पार्ट को देख लेना। अब यहाँ पर 4 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हो रहा है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेंगे बटे की लाइन और गुणा ये 100। 4 किताबों के क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस की बात हो, जब कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो हम नीचे कोई भी फेरबदल नहीं करते। उसने 14 किताबें बेची, 14 किताबें बेची। ठीक है, अब ये इसको मैं सोल्व करूंगा तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने प्रॉफिट प्रतिशत हमसे नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको फर्स्ट पार्ट का जो है रिकॉल हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये मान लेते हैं कि 7 किताबों को बेचकर 2 किताबों के बराबर हमें फायदा हो रहा है ना। तो अगर इसको मैं सीपी और एसपी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि 7 आइटम को या 7 आर्टिकल को जो है बेचकर 2 के बराबर, 2 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें फायदा होता है। ठीक है, या फिर ये मान लो कि 7 पर 2 का फायदा हो रहा है, 7 पर 2 का फायदा हो रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ये जो है ये फ्रैक्शन आने के बाद, ये जो फ्रैक्शन बन जाएगा इसके बाद फाइनल हम क्या क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, 7 पर 2 का फायदा हो रहा है तो 7 पर 2 का फायदा हो रहा है कि मतलब कि 9, इनको हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं। ठीक है, अब 7 कॉस्ट प्राइस आ गया, 2 का फायदा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास 9। और इसने सवाल में कहा है कि 450 रुपए की एक किताब को बेचा गया है ना, तो एक किताब को 450 में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो 450 है एक किताब का। ठीक है, और हमारा निकला था 9। ठीक है, तो 9 से 450 लाने के लिए इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 50 से गुणा कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब जैसे ये रियल सेलिंग प्राइस सवाल में दे रखा था, ऐसे इसने कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा हुआ है, एक किताब का क्रय मूल्य सीपी, तो इसको भी अगर मैं 50 से गुणा कर दूं तो मुझे एक किताब का सीपी मिल जाता है। ये एक किताब का सीपी है। ऐसे ही हम अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट, यहां पर उसने 20 गेंदें बेची हैं, 20 गेंदें खरीदी और उनको बेच दिया, और गलती कर दी उसने कुछ ऐसी कि भाई 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर उसने हानि प्रतिशत भी हमसे पूछ लिया है, तो हम बटे की लाइन लगाएंगे, गुना 100 करेंगे। ठीक है, 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है तो 5 तो यहाँ लिख देंगे, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कराया था। अब नीचे क्या लिखेंगे, जब लॉस होता है, 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, लॉस होता है तो यहाँ पर जितनी गेंदें हमने बेची है, जैसे कि 20 गेंदें बेची है, इसमें उन गेंदों की संख्याओं को जोड़ देंगे जिन गेंदों की संख्याओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 5 से 25 को काटेंगे 5 और 5 से इसको काटेंगे 20। ठीक है, सवाल का पहला पार्ट तो हमारा हो गया कि 20% का उसको लॉस हो रहा है। अब इसने पूछा है कि
सभी गेंदों का क्रय मूल्य 250 रुपये है, तो एक गेंद का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, जब ये आ गया हमारे पास 5/25, ठीक है, यहाँ 25 पर 5 का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे इसको सीपी और एसपी में हम लिख सकते हैं। यार यहाँ लिख देता हूं मैं सीपी और एसपी, ठीक है। 25 पर 5 का नुकसान हो रहा है ना, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20 और कॉस्ट प्राइस 25। 25 पर 5 का नुकसान हो रहा है, ये आ गया। और इसने कहा कि सभी गेंदों का क्रय मूल्य 250 रुपये है। सभी गेंदों का क्रय मूल्य जो है 250 रुपये है, ठीक है। तो 250 रुपये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। इसको 10 से गुणा किया, इसको 10 से गुणा करेंगे तो सभी गेंदों का जो है सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा। और टोटल गेंद है कितनी 20 है, ठीक है। इसको 20 से भाग कर देते हैं, तो एक गेंद का जो है सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाता है 10 रुपये। इसने यही पूछा है गेंद का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। टोटल 20 थी तो हमने यहाँ पर 20 से भाग कर दिया। एक गेंद का जो है सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 10। नेक्स्ट अगले सवाल को मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। मैं इनको इसलिए नहीं रफ कर रहा ताकि आप इनको रिलेट कर सको इन सवालों को। अगला सवाल है 2240 रुपये में 38 गेंदों को बेचने पर, तो ये 38 गेंदों का जो है सेलिंग प्राइस है हमारे पास। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब सीपी के बराबर लॉस या प्रॉफिट हो तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, ठीक है। 38 गेंदों को बेचा, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 38 गेंदों को बेचा है, 6 के बराबर लॉस हो रहा है। ये मान लेते हैं कि 38 पर 6 का नुकसान है, तो हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जब ये फ्रैक्शन में मिल जाती है तो हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। 38 पर 6 का नुकसान हो रहा है, तो एसपी हमारे पास हो जाएगा 32, ठीक है। ये आ गया 32। और वैसे जो एसपी है वो है 38 गेंदों का जो एसपी है हमारे पास वो है 2240, ठीक है। ये 2240 कब आया, जब मैं इसको 70 से गुना करता हूं तो मुझे ये मिल जाता है। तो 38 गेंदों का अगर मैं क्रय मूल्य निकालता हूं, इसने एक गेंद का मुझसे पूछा हुआ है ना, एक गेंद का मुझसे पूछा हुआ है। 38 का निकालने के लिए इसको मैं 70 से गुना करूंगा तो मुझे यहाँ कोई संख्या मिलेगी। फिर एक गेंद का निकालने के लिए इस संख्या को मैं फिर 38 से भाग करूंगा तो मुझे ये संख्या मिलेगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता सकता हूँ कि भाई एक गेंद का जो है कॉस्ट प्राइस होगा 70। आप लोग करके देख लेना। 32 को 70 से गुना किया, ये मिला, ठीक है। अब ये संख्या लाने के लिए मैं 38 को 70 से गुना करूंगा। अब टोटल गेंद हमारे पास 38 ही है, तो 38 से इसको फिर से भाग करना पड़ेगा एक गेंद का कॉस्ट प्राइस लाने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, भाग करने की जरूरत ही नहीं है। जब इन दोनों को गुणा करके ये आएगा, फिर इसको इससे भाग करो तो मुझे ये मिल ही जाएगा डायरेक्ट। तो एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 70 रुपये होगा। ऐसे ही मैं यहाँ भी कर सकता था, ठीक है। ये हमारे पास संख्याएं थी और रियल जो सवाल में था वो ये था कॉस्ट प्राइस। इसको 10 से भाग किया तो 10 से गुना किया, ये मिल गया। इसको पहले मैं 10 से गुना करूँ फिर मुझे ये मिल जाए, और फिर यहाँ पर टोटल जो गेंदे हैं वो 20 है ना, तो इसको 20 से भाग करना पड़ेगा एक गेंद का सेलिंग प्राइस लाने के लिए। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर जो है वो ये आ जाता। ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जो है वो 70 आ गया। नेक्स्ट रेखा ने 2000 रुपये में 25 घड़ियां खरीदी और उन्हें
5 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा हुआ है, तो हम बटे की लाइन लगाएंगे। 5 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 घड़ियों का विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हुआ है। लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। किसको, किसमें से, टोटल घड़ियां कितनी बेची है 25, कितनी घड़ियों के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा हुआ है उसको माइनस करेंगे, तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये फ्रैक्शन मिल गई। इस फ्रैक्शन से हम डायरेक्ट सीपी और एसपी बना सकते हैं। ठीक है, 20 पर 5 का फायदा हो रहा है, 20 पर 5 का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब 20 जो कॉस्ट प्राइस हो गया और 25 हो गया सेलिंग प्राइस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया है 20 और वैसे कॉस्ट प्राइस है 2000, तो ये कैसे आया, जब मैंने इसको 100 से गुना किया। ठीक है, इसको मैं 100 से गुना करूं तो मुझे मिल जाएगा जो रियल सेलिंग प्राइस होगा वो। ठीक है, अब इसने पूछा कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, टोटल घड़ियां कितनी है, टोटल विक्रय मूल्य तो ये है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल विक्रय मूल्य है और घड़ियां हैं हमारे पास 25। ठीक है, भाग कर लेंगे। यहाँ पर जो है एक जीरो मैंने फ्लो में ज़्यादा लगा दी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पर ये 100। ठीक है, तो ये आ गया 100 एक घड़ी का सेलिंग प्राइस। अब वही बात आ गई जो यहाँ पर मैंने गुना नहीं किया था, डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया था, तो यहाँ भी मैं ये डायरेक्ट आंसर जो है बता सकता हूँ क्योंकि इतनी ही घड़ियां हैं। ठीक है, जो ये यहाँ 25 है, तो एक घड़ी का आंसर निकालने के लिए इसको 25 से भाग करना पड़ेगा। ऐसे ही इतनी ही हमारे पास गेंदे हैं। ठीक है, वही बात हो गई। ऐसे ही यहाँ पर इतनी हमारे पास गेंदे हैं, तो ये कैलकुलेशन हमारी बच सकती है। यहाँ आंसर आ जाएगा 100।